हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा अगर हम लोग बात करें तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का हम लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में हम लोगों ने अभी तक 4 कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए हैं। वापस से सुन लो। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने कंप्लीट किया था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड वन इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। थर्ड हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा लास्ट लेक्चर में, स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव एंड पार्शली रिएक्टिव। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। फोर्थ हम लोगों ने देखा था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता क्या है, और हम लोगों ने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के क्या पढ़े थे बेटा, ऑब्जेक्टिव्स। तो अभी तक हम लोगों का ये कंटेंट कंप्लीट हुआ है। जल्दी से रिकॉल करा रहा हूं बिना समय गवाए। सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिना देखे रिकॉल करोगे याद हो जाएंगी चीजें। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में हमने सबसे पहले देखा था मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन नहीं होती। मैनेजमेंट को सबने अपने अकॉर्डिंग क्या किया है, डिफाइन किया है। लेकिन हम जो डेफिनेशन लिखेंगे वो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, एज पर आईसीईआई। कितनी डेफिनेशन थी एज पर आईसीईआई? 2। वन इज अकॉर्डिंग टू पर्सन, वन इज अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्सन किसको मैनेजमेंट बोलते हैं? 2 कीवर्ड चाहिए मुझे, की ग्रुप या चीफ ऑर्गन हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स आर नोन एज मैनेजमेंट। सेकंड पढ़ा था बेटा अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस बेटा किसको बोलते हैं? की ग्रुप या चीफ ऑर्गन जो 5 फंक्शंस या 5 में से कुछ भी फंक्शंस क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं, उनको बोलते हैं मैनेजमेंट। कौन कौन से फंक्शंस थे? नाम थे सिर्फ, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग। इसके बाद बेटा हम लोगों ने सेकंड कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का ओरिजिनेशन कहां से हुआ था? मिलिट्री से हुआ था। स्ट्रैटेजी का मतलब मिलिट्री में क्या होता है? वॉर विद द एनिमी एंड व्हाट आर द वेज टू विन द वॉर। बट हमें स्ट्रैटेजी की जो डेफिनेशन मिलिट्री के अकॉर्डिंग नहीं लिखनी, हमें किसके अकॉर्डिंग लिखनी है? बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहली डेफिनेशन स्ट्रैटेजी की जो बताई थी वो एक स्ट्रैटेजिस्ट ने बताई थी, नाम था बेटा विलियम एफ ग्लुएक। विलियम एफ ग्लुएक ने बोला था स्ट्रैटेजी इज अ यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दैट आर डिजाइन्ड टू एश्योर दैट एंटरप्राइज या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव। सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी बेटा स्ट्रैटेजी इज व्हाट, गेम प्लान। कौन बनाता है? मैनेजमेंट, जिसमें 4 चीजें बताई थी। तो एक बात याद रखना है, स्ट्रैटेजी इज अ गेम प्लान ऑफ मैनेजमेंट। पहला पॉइंट, टू अट्रैक्ट एंड सेटिस्फाई कस्टमर। सेकंड, टू एनहेंस मार्केट पोजीशन। थर्ड, टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। एंड लास्ट वन बस टू कंडक्ट इट्स ऑपरेशन। मींस अब हम किस तरीके से काम करें तो हमारा जो भी ऑपरेशन है वो सही तरीके से हो, इसके लिए हम क्या बनाएंगे? स्ट्रैटेजी। फिर बेटा हम लोगों ने 4 पॉइंट पढ़े थे जिन पे एमसीक्यू था, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपके साथ डिस्कस किया था। स्ट्रैटेजी कैसी बनती है? परफेक्ट बनती है? नहीं। तो पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी कैन नेवर बी परफेक्ट, फ्लॉलेस। सेकंड वन, स्ट्रैटेजी इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड वन, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज फ्लेक्सिबल नॉट रिजिड। एंड फोर्थ वन, स्ट्रैटेजी इज ऑलवेज प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। इसके बाद बेटा हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज स्ट्रैटेजी इज पार्शली प्रोएक्टिव, पार्शली रिएक्टिव। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? प्लानिंग इन एडवांस। रिएक्टिव का मतलब क्या होता है? रिएक्ट टू अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। अब मैं वापस बोल रहा हूं, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम प्लान्ड स्ट्रैटेजी, रिएक्टिव स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम एडेप्टिव स्ट्रैटेजी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है, प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी का इन सिंपल वर्ड मतलब क्या होता है? आप मार्केट में कोई नई चीज लॉन्च कर रहे हो सबसे पहले, तो आपको क्या बोलेंगे? प्रोएक्टिव। आपको देख के मैं सिमिलर चीज लॉन्च कर रहा हूं तो मेरे को क्या बोलेंगे? रिएक्टिव। आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कंप्लीट स्ट्रैटेजी ओनली प्रोएक्टिव होगी, ओनली रिएक्टिव होगी, या ब्लेंड ऑफ बोथ? ब्लेंड ऑफ बोथ। ब्लेंड का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। फिर मेरा क्वेश्चन आपसे है, हम प्रोएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें 2 चीजों को क्या करना है? एनहेंस या इंप्रूव करना है। फर्स्ट वन इज मार्केट पोजीशन, सेकंड वन इज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। हम रिएक्टिव स्ट्रैटेजी क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें बचना है। बचने को क्या बोलेंगे? कोप अप। किससे? फ्रेश मार्केट कंडीशन और अनएंटिसिपेटेड इवेंट्स। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था बेटा इसके बाद स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्या होता है सर? इट इज अ सब्जेक्ट इन सी इंटरमीडिएट ग्रुप 2। ठीक है, होता क्या है बेटा? ये मैनेजरियल प्रोसेस। कितने स्टेप्स होते हैं? 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या डेवलप होता है? विजन। उसके बाद सेट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के बाद क्राफ्टिंग स्ट्रैटेजीज। उसके बाद इंप्लीमेंटिंग एंड इवैल्यूएटिंग स्ट्रैटेजीज। एंड फाइनली एंड टेक नेसेसरी करेक्टिव एडजस्टमेंट वेयर डीम्ड एप्रोप्रिएट। इसके बाद मुझे बताओ, ये जो प्रोसेस है ये वन टाइम प्रोसेस है या साइक्लिक प्रोसेस है? साइक्लिक प्रोसेस। फिर हमने पढ़े थे बेटा 2 ऑब्जेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के। पहला ऑब्जेक्टिव, टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज? टू आउट परफॉर्म कॉम्पिटिटर फ्रॉम द मार्केट। सेकेंड वन इज टू गाइड ऑर्गेनाइजेशन टू सक्सेसफुली सर्वाइव इन
हॉस्टाइल एनवायरमेंट, हॉस्टाइल का मतलब चेंजिंग एनवायरमेंट। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर ही हमें दो चीजें पढ़नी है, वन इज बेनिफिट्स, वन इज लिमिटेशंस। लेकिन सुन लो, बेनिफिट्स और लिमिटेशंस को पढ़ाने से पहले मुझे बीच में एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ेगा, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज स्वॉट एनालिसिस। तुम्हारा ये स्वॉट एनालिसिस इस चैप्टर में नहीं है, प्लीज सुन लो। तुम्हारा स्वॉट एनालिसिस मॉड्यूल के अंदर देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नहीं है। स्वॉट एनालिसिस तुम्हारे चैप्टर नंबर 3 या 4 का पार्ट है। मुझे बीच में इसलिए पढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज स्वॉट एनालिसिस पढ़ोगे तो तुम्हारे को एडवांटेजेस के कुछ पॉइंट्स क्या आएंगे, समझ आएंगे। तो बेटा एडवांटेजेस एज वेल एज लिमिटेशंस को पढ़ाने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट पढ़ाना पड़ रहा है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज स्वॉट एनालिसिस। आगे के चैप्टर में है, तब जब उस चैप्टर में आएगा तब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि इसको हम पहले कंप्लीट कर रहे हैं। तो हेडिंग डाल लो बेटा, स्वॉट एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस। और एक बात याद रखना, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आगे के फ्यूचर के लेक्चर्स में बहुत ज्यादा यूज होगा ये कॉन्सेप्ट। वापस बोल रहा हूं, फ्यूचर के लेक्चर्स में बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होगा, इंपॉर्टेंट लिख लो इस कॉन्सेप्ट पे। और याद रखना, चैप्टर नंबर 1 के अंदर स्वॉट एनालिसिस आपके मॉड्यूल में नहीं है। स्वॉट एनालिसिस आगे के चैप्टर्स में आएगा, लेकिन हम लोग इनको पहले क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो मुझे आपको पहले समझाने पड़ेंगे, तभी हमें एडवांटेजेस और लिमिटेशन समझ आएंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की। अब सर, स्वॉट एनालिसिस को समझाने से पहले मेरे को एक वर्ड समझाना पड़ रहा है, एंड दैट इज व्हाट? एनवायरमेंट। मैं बार बार आपसे एक चीज बोल रहा हूं, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंट क्या होता है? वापस सुन लो, एनवायरमेंट होता क्या है? एनवायरमेंट का सिंपल सा मतलब होता है सर, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी फोर्सेस या वो सारे वेरिएबल्स। या तो आप एनवायरमेंट को क्या बोल सकते हो? फैक्टर्स। या आप एनवायरमेंट को क्या बोल सकते हो? फोर्सेस। या आप एनवायरमेंट को क्या बोल सकते हो? वेरिएबल्स। तो बेटा वापस सुन लो, वो सारे फैक्टर्स, वो सारी फोर्सेस या वो सारे वेरिएबल्स जो आपके बिजनेस को क्या करते हैं बेटा? इंपैक्ट करते हैं, उन सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। सर वापस सुन लो, मेरा बिजनेस है, मेरे बिजनेस को जो भी फैक्टर्स, जो भी फोर्सेस, जो भी वेरिएबल मेरे बिजनेस पे क्या डालेंगे? इंपैक्ट डालेंगे। तो बेटा उन सारे फैक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। सर एग्जाम्पल से समझाओ, ऐसे समझ नहीं आता। बेटा अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो मुझे एक एग्जाम्पल से समझो। मुझे एक बार बताओ, मेरा बिजनेस है, ठीक है? अब मुझे एक बार बताओ, मेरा बिजनेस है तो कहीं ना कहीं बेटा मेरा कॉम्पिटिटर भी होगा, हां या ना? अब मुझे प्रैक्टिकली सोच के बताओ, ये जो कॉम्पिटिटर है मेरे बिजनेस का, क्या ये मेरे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है? आंसर यस या नो। प्रैक्टिकली सोचो, आपका अगर बिजनेस है तो बेटा आपके जितने भी कॉम्पिटिटर होंगे वो आपके बिजनेस पे क्या डाल सकते हैं? इंपैक्ट डाल सकते हैं। तो कॉम्पिटिटर जब आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डालता है तो कॉम्पिटिटर को हम क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट। सर कैसे इंपैक्ट डालता है कॉम्पिटिटर? प्रैक्टिकली सोचो, कॉम्पिटिटर ने अपने प्रोडक्ट के प्राइस क्या कर दिए? कम। तो मुझे बताओ, जैसे ही आपका कॉम्पिटिटर अपने प्रोडक्ट के प्राइस को कम करेगा तो क्या ये आपके बिजनेस को इंपैक्ट नहीं डाल सकता? सेकंड वन, कॉम्पिटिटर ने कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च कर दी, इसका मतलब कॉम्पिटिटर कैसा है? प्रोएक्टिव है। कॉम्पिटिटर ने कोई नई चीज मार्केट में लॉन्च कर दी जिसकी वजह से आपके जितने भी कस्टमर थे वो सब किस पे स्विच हो गए? आपके कॉम्पिटिटर पे। तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटर ने आपके बिजनेस पे क्या डाला? इंपैक्ट। तो प्रैक्टिकली सोचो, ये जो कॉम्पिटिटर है, ये कॉम्पिटिटर मेरे बिजनेस पे क्या डाल सकता है? इंपैक्ट डाल सकता है। तो बेटा इस कॉम्पिटिटर को मैं क्या बोलूंगा? एनवायरमेंट। तो प्रैक्टिकली मुझे सोच के बताओ, वो सारे फैक्टर्स या वो सारी फोर्सेस जो हमारे बिजनेस को क्या करती हैं? इंपैक्ट करती हैं, उन सारे फैक्टर्स, उन सारी फोर्सेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एनवायरमेंट। जिसमें तुम्हारे को मैंने एक एग्जांपल दिया है, एंड दैट एग्जांपल इज व्हाट? कॉम्पिटिटर। अनदर एग्जांपल मुझे एक बार सोच के बताओ, एक एग्जांपल और ले रहा हूं। मुझे एक बार बताओ, आप अगर बिजनेस करते हैं तो क्या आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो लॉ के अकॉर्डिंग करते हैं? यस या नो? मुझे एक बार बताओ, अगर आपने अपनी कंपनी ओपन करी है तो कंपनी को रजिस्टर कराना मैंडेटरी है, हां या ना? कौन बोलता है?
दैट इज कंपनीज एक्ट बोलता है। तो एक बात मुझे सोच के बताओ, अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या बिजनेस हम लॉ के अकॉर्डिंग करेंगे? आंसर यस या नो? मुझे बस इतना बताओ, लॉ दैट इज, ये जो लॉ है, ये लीगल जितनी भी चीजें हैं, जो लीगल चीजें हम बिजनेस में अडॉप्ट कर रहे हैं, इनको बनाता कौन है? इनको बनाता कौन है बेटा? गवर्नमेंट बनाता है। अब मुझे सोच के बताओ, गवर्नमेंट ने अगर लॉ चेंज कर दिया, गवर्नमेंट ने अगर क्या चेंज किया, लॉ चेंज किया, तो क्या ये हमारे बिजनेस को इंपैक्ट नहीं कर सकता? सोच के देखो, अभी तक मैं बिजनेस कर रहा हूं किसके अकॉर्डिंग? लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस कर रहा हूं। अब जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूं लॉ के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट ने लॉ के अंदर क्या करे? चेंजेस। तो क्या वो चेंजेस मेरे बिजनेस पे इंपैक्ट नहीं डाल सकते? प्रैक्टिकली सोचो, लॉ में अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो क्या जरूरी है वो चेंजेस मेरे बिजनेस के फेवर में हो? अगेंस्ट में भी तो हो सकते हैं। तो प्रैक्टिकली गवर्नमेंट अगर लॉ में चेंज करता है जिसकी वजह से हमारे बिजनेस पे क्या आ सकता है? इंपैक्ट। तो गवर्नमेंट भी एक तरीके से क्या हुआ? एनवायरमेंट। सोच के देखो, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, वो सारी चीजें जो आपके बिजनेस पे क्या डाल रही हैं? इंपैक्ट, उनको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। बेस्ट एग्जांपल कॉम्पिटिटर, अनदर एग्जांपल गवर्नमेंट, अनदर एग्जांपल। मुझे बताओ, क्या कस्टमर एनवायरमेंट है? आंसर यस या नो? प्रैक्टिकली स्पीकिंग, आपका बिजनेस है, मुझे बताओ आपके बिजनेस को प्रॉफिट तब होगा जब आपके बिजनेस के साथ कौन जुड़ेंगे? कस्टमर। अब मैं कह रहा हूं, कस्टमर आपके बिजनेस पे इंपैक्ट डाल सकता है? आंसर यस या नो? डाल सकता है। तो कस्टमर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? एनवायरमेंट। अनदर एग्जाम्पल ले रहा हूं, आपका बिजनेस है, सुन लो जरा ध्यान से, क्योंकि अब एक क्रक्स पे आ रहा हूं। आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर एक बहुत ज्यादा एफिशिएंट एम्प्लॉई है। ऑब्वियस सी बात है, आपका बिजनेस है, आपके बिजनेस के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और उन एम्प्लॉइज में से एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय है। ये एम्प्लॉय अगर आपके बिजनेस को छोड़ के जाता है तो क्या इससे आपके बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा? आंसर यस या नो? आएगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छा एम्प्लॉय जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन पे क्या आता है बेटा? इंपैक्ट आता है। तो एम्प्लॉय इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट? एनवायरमेंट। तो मुझे एक बात सोच के बताओ, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है? वो सारे क्या? फैक्टर्स। फैक्टर्स की जगह दो वर्ड और यूज कर सकते हो, वेरिएबल्स, या क्या यूज कर सकते हो? फोर्सेस, जो आपके बिजनेस को क्या कर रही हैं? इंपैक्ट। उनको क्या बोलते हैं? एनवायरमेंट। अब थॉट लगाना, अब थॉट लगाना, लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं। आपका बिजनेस है, कॉम्पिटिटर जो है वो आपके बिजनेस का पार्ट है या आउटसाइडर है? आपके बिजनेस का पार्ट है या आउटसाइडर है? आउटसाइडर है। तो कॉम्पिटिटर हुआ एक्सटर्नल एनवायरमेंट। भाई ऑब्वियस सी बात है, कॉम्पिटिटर कैसा एनवायरमेंट होगा? बाहरी एनवायरमेंट, बाहर वाला एनवायरमेंट, जिसको क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। नेक्स्ट एग्जांपल, मुझे सोच के बताओ, एक एग्जांपल और लिया, गवर्नमेंट कैसा एनवायरमेंट है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट है ना। मुझे बताओ, गवर्नमेंट आपके बिजनेस से बाहर है ना, तो गवर्नमेंट कैसा एनवायरमेंट है? एक्सटर्नल। कस्टमर कैसा एनवायरमेंट है? एक्सटर्नल। लेकिन एम्प्लॉइज कैसा एनवायरमेंट है? इंटरनल। तो बेटा कितने तरीके के एनवायरमेंट होते हैं? एक होता है कैसा एनवायरमेंट? इंटरनल। और एक कैसा एनवायरमेंट होता है? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। और ये दोनों एनवायरमेंट आपके बिजनेस को क्या कर सकते हैं? इंपैक्ट। अब तुम्हें अगर याद हो, फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने तुम्हारे को सिलेबस लिखवाया था। सिलेबस के अंदर सेकंड और थर्ड चैप्टर का नाम पढ़ना। एक था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस इंटरनल एनवायरमेंट और एक था स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब तुम्हारे को समझ आ रहा है कि इंटरनल एनवायरमेंट और एक्सटर्नल एनवायरमेंट तुम्हें क्या करने हैं? डिटेल में पढ़ने हैं। लेकिन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में इनका थोड़ा सा क्या आ गया? एक ओवरव्यू। अब मुझे सोच के बताओ, कितने तरीके के एनवायरमेंट होते हैं? दो, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। वो एनवायरमेंट जो आपके बिजनेस का ही पार्ट है, वो कैसा एनवायरमेंट है? और वो एनवायरमेंट जो आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है, आउटसाइड योर बिजनेस, दैट इज व्हाट? एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अब मुझे सोच के बताओ, इंटरनल एनवायरमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? बेस्ट एग्जांपल दिया, एम्प्लॉय। और एक्सटर्नल एनवायरमेंट का एग्जांपल क्या हो सकता है? गवर्नमेंट हो सकता है, कॉम्पिटिटर हो सकता है, कस्टमर हो सकता है, एक्सेट्रा।
यहां तक क्लियर है? अब स्वॉट एनालिसिस को समझाने से पहले मुझे एनवायरनमेंट समझाना पड़ा, क्योंकि अब मैं आ रहा हूं स्वॉट एनालिसिस पे, फिर मैं एक साथ अपडेट करा दूंगा। अब देखो सर, मैंने आपको बोला सर स्वॉट एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। सर एक्चुअल में ये होता क्या है? सर स्वॉट एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है, प्लीज समझ लो, उसके बाद मैं अपडेट कराऊंगा। सर स्वॉट एनालिसिस का सिंपल सा मतलब है आपको कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्या लेने हैं, डिसीजंस। इसका मतलब सर आपका बिजनेस है, ठीक है, आपको क्या लेने हैं, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन, कैसा भी डिसीजन। तो सर आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है बिजनेस से रिलेटेड, तो आपको दो एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। इसका मतलब बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस को लेने से पहले आपको कितने एनवायरनमेंट को चेक करना पड़ेगा, दो एनवायरनमेंट। सर दो एनवायरनमेंट कौन कौन से आपको चेक करने पड़ेंगे? एक एनवायरनमेंट कौन सा होता है, इंटरनल एनवायरनमेंट, और एक एनवायरनमेंट कौन सा होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। इसका मतलब बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले आपको दो एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा सर, एनालाइज, चेक करना पड़ेगा। एक एनवायरनमेंट कौन सा, इंटरनल, एक एनवायरनमेंट कौन सा, एक्सटर्नल। सर अगर हम इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक कर रहे हैं तो हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। इसका मतलब सर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमें दो चीजें क्या करनी पड़ती हैं, एनालाइज। सर वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं? एक होती है सर स्ट्रेंथ, क्या होती है, स्ट्रेंथ, और एक होती है सर क्या, वीकनेस। इसका मतलब सर इंटरनल एनवायरनमेंट के अंदर हमें कितनी चीजों को एनालाइज करना है, दो चीजें। फर्स्ट वन इज स्ट्रेंथ, सेकेंड वन इज वीकनेस। सर अगर हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को एनालाइज करेंगे तो हमें दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी। सर फर्स्ट वन इज अपॉर्चुनिटी, अभी समझा रहा हूं एक एक करके, एंड सेकेंड वन इज थ्रेट्स। इसका मतलब वापस सुन लो, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस है, इसका मतलब तुम्हारा बिजनेस है, तुम्हें बिजनेस से रिलेटेड क्या लेने हैं, डिसीजन। तो तुम्हें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट। सर कितने एनवायरनमेंट, वन इज एंड वन इज। अगर तुम इंटरनल एनवायरनमेंट चेक कर रहे हो तो कितनी चीजें चेक करोगे, वन इज स्ट्रेंथ, वन इज वीकनेस। अगर तुम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चेक कर रहे हो तो कितनी चीजें चेक करोगे, वन इज अपॉर्चुनिटी, वन इज थ्रेट। अब ध्यान से सुनना, इसका उठा रहा हूं एस, इसका उठा रहा हूं डब्ल्यू, इसका क्या लिया ओ, और इसका क्या लिया। तो मुझे बताओ कंप्लीट क्या बन गया, स्वॉट। कंप्लीट क्या बना, स्वॉट। एक चीज मैंने क्या बोली आपको क्या लेने हैं, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं। तो जब भी आप बिजनेस से रिलेटेड डिसीजंस लेंगे तो आपको सबसे पहले किस चीज को चेक करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट। सर कितने तरीके के एनवायरनमेंट, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। अगर आप इंटरनल एनवायरनमेंट को चेक करते हैं तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, वन इज स्ट्रेंथ, वन इज वीकनेस। अगर आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को चेक करते हैं तो आपको दो चीजें चेक करनी पड़ेंगी, वन इज अपॉर्चुनिटी, वन इज थ्रेट। अगर आप इन चारों को देखें, तुमने सबसे पहले क्या चेक करा, फिर वीकनेस, फिर अपॉर्चुनिटी, फिर थ्रेट। तो बेटा ये चारों को अगर इन चारों को तुम अलग अलग चेक करते हो तो ये क्या बन गया, स्वॉट एनालिसिस। तो स्वॉट का मतलब ही क्या होता है, आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले स्ट्रेंथ भी चेक करनी है, वीकनेस भी चेक करना है, अपॉर्चुनिटी भी चेक करनी है, और थ्रेट भी चेक करने हैं। अगर आप इन चारों को अलग अलग क्या करते हो, चेक करते हो, तो ये क्या बन गया, स्वॉट एनालिसिस। लेकिन स्वॉट में तुम्हें चारों चीजों को क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा अलग अलग। तो पॉइंट इज दैट स्वॉट एनालिसिस में, वापस सुन लो, स्वॉट एनालिसिस में तुम्हें कितनी चीजें चेक करनी है, एक चेक करना है स्ट्रेंथ, एक चेक करना है वीकनेस, एक चेक करना है अपॉर्चुनिटी, और एक चेक करना है थ्रेट। इन चारों को अलग अलग ऐसे बॉक्स में लिख दो और इसके बाद क्या लो, डिसीजन। तो बेटा ये क्या बन गया, स्वॉट एनालिसिस। आई होप कॉन्सेप्ट इज क्लियर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वॉट। स्वॉट में कितनी चीजें चेक करोगे, वन इज वीकनेस, नेक्स्ट वन अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट वन थ्रेट्स।
तो अगर इन चारों को तुम अलग अलग, वापस बोल रहा हूं, चारों को अलग अलग क्या करोगे, चेक, और एक बॉक्स में चारों को अलग अलग लिख दोगे और इसके बाद क्या लोगे, बिजनेस से रिलेटेड डिसीजन, तो ये क्या बन जाएगा, स्वॉट एनालिसिस। मेरा क्वेश्चन आपसे है, स्वॉट एनालिसिस क्यों करना पड़ता है? स्वॉट एनालिसिस क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें क्या लेने हैं, बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस, और बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, स्वॉट एनालिसिस करना पड़ेगा। स्वॉट एनालिसिस के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, एनवायरमेंट, और एनवायरमेंट कितने प्रकार के, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। अब थॉट लगाना, स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन से एनवायरमेंट में है, इंटरनल, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट एक्सटर्नल। तो इसलिए बेटा यहां पे देख लो, तुम्हारे सामने मैंने डायग्राम बनाया है, क्लियर है सबको? तो बेटा अगर हम लोग बात करें तो मैंने आपको जैसे बताया है कि स्वॉट एनालिसिस की बात करें तो स्वॉट एनालिसिस के अंदर मैंने आपको एक चीज क्या बताई है, अभी जब भी आपको कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्या लेने हैं बेटा, डिसीजन लेने हैं, तो आपको सबसे पहले एनवायरनमेंट को क्या करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। कितने तरीके के एनवायरनमेंट एनालाइज करोगे, दो, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट को जब आप एनालाइज करोगे तो दो चीजों को चेक करोगे, वन इज स्ट्रेंथ, वन इज वीकनेस। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को जब भी आप इवैल्यूएट करोगे तो आपको दो चीजें चेक करनी है, वन इज अपॉर्चुनिटी, वन इज थ्रेट। जब आप इन चारों चीजों को वापस, जब आप इन चारों चीजों को अलग अलग क्या कर लोगे बेटा, जब आप इन चीजों को चारों को अलग अलग एनालाइज करोगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा, स्वॉट एनालिसिस। आई होप यहां तक क्लियर है। आप सबसे पहले तुम इतना अपडेट कर लो कि एनवायरनमेंट जो मैंने बताया वो क्या होता है, स्वॉट एनालिसिस का क्या मतलब होता है, ठीक है? तो हेडिंग डाल रखी है तुम लोगों ने स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले डेफिनेशन लिख लो एनवायरनमेंट की, सबसे पहले डेफिनेशन लिखो बेटा एनवायरनमेंट की, लिखो एनवायरनमेंट मींस ऑल दी फैक्टर्स, एनवायरनमेंट मींस ऑल दी फैक्टर्स कॉमा फोर्सेस, एनवायरनमेंट मींस ऑल दी फैक्टर्स कॉमा फोर्सेस और वेरिएबल्स। Environment means all the factors, forces or variables that impact our business. R मतलब हमारे बिजनेस को जो फैक्टर इंपैक्ट करते हैं, that impact our business are known as environment. That impact our business are known as environment. अब यहां पे अंडरलाइन कर लो कुछ भी एक वर्ड को, या तो फैक्टर को अंडरलाइन कर लो, या फोर्सेस को अंडरलाइन कर लो, या वेरिएबल्स को, और एक वर्ड को अंडरलाइन कर लो इंपैक्ट। अब इसके बाद मुझे बताओ बेटा कितने तरीके के एनवायरनमेंट होते हैं, दो। तो नेक्स्ट पॉइंट से ये लिखो, एनवायरनमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, एनवायरनमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एनवायरनमेंट आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज internal as well as external. Environment are of two types, that is internal as well as external. अब मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछता हूं, इंटरनल एनवायरनमेंट का बेटा कोई एग्जांपल बताएगा, एम्प्लॉइज। एक्सटर्नल का कोई एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है कॉम्पिटिटर। आई होप यहां तक क्लियर है। आप सुनो, अब मैं तुम्हारे को बता रहा हूं सर, स्वॉट एनालिसिस के अंदर एस का मतलब क्या है, स्ट्रेंथ, डब्ल्यू का मतलब क्या है, वीकनेस, ओ का मतलब क्या है, अपॉर्चुनिटी, और टी का मतलब क्या है, थ्रेट। इसका मतलब स्वॉट एनालिसिस के अंदर इन चारों को अलग अलग क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सबसे पहले एनवायरनमेंट समझा है, अब सबसे पहले सर स्वॉट एनालिसिस के अंदर सबसे पहले हम समझते हैं स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, और स्ट्रेंथ के साथ साथ हम समझते हैं वीकनेस का मतलब क्या है। पहले तो स्ट्रेंथ और वीकनेस को समझने से पहले, डिटेल में समझने से पहले बस मुझे बताओ स्ट्रेंथ और वीकनेस कौन से एनवायरनमेंट का पार्ट है, इंटरनल। इसका मतलब याद रखना, इंटरनल एनवायरनमेंट को जब भी एनालाइज करोगे तो दो चीजें चेक करोगे, वन इज स्ट्रेंथ, वन इज वीकनेस। सर स्ट्रेंथ होता क्या है? अगर मैं बात करूं स्ट्रेंथ का सिंपल सा मतलब है, ध्यान से सुनना, स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनहेरेंट कैपेबिलिटी,
इसका मतलब मेरे बिजनेस की जो इनहेरेंट क्या है, कैपेबिलिटी। इसका मतलब सर इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इसको बोलते हैं सर स्ट्रेंथ। सर आपने मुझे बताया स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं इंटरनल। इंटरनल का मतलब मेरे बिजनेस की जो इंटरनल क्या है, कैपेबिलिटी। इसका मतलब मेरे बिजनेस की इनहेरेंट कैपेबिलिटी को मैं क्या बोलूंगा, स्ट्रेंथ बोलूंगा। सर एग्जांपल क्या हुआ, मुझे एक बात सोच के बताओ। मैं आपको बोल रहा हूं मेरे बिजनेस, दैट इज मेरे बिजनेस के अंदर मैं बहुत ज्यादा बेटर क्या यूज करता हूं, बेटर यूज करता हूं टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब मेरे बिजनेस के अंदर मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। मैं क्या बोल रहा हूं, मेरे बिजनेस में मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो ये मेरे बिजनेस की क्या बन गई, स्ट्रेंथ बन गई। अब सोच के देखो, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं ये मेरे बिजनेस की क्या है, एक कैपेबिलिटी। तो बेटा जो आपके बिजनेस की इनहेरेंट कैपेबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ बोलते हैं। दूसरे एग्जांपल में आपको बोल रहा हूं, मैं दैट इज मैं मतलब मेरे पास दैट इज मैं बहुत ज्यादा फाइनेंशियली साउंड हूं, मींस मेरे पास बहुत पैसा है। तो मुझे बताओ, अगर रिलायंस कहता है रिलायंस के पास फंड्स की शॉर्टेज नहीं है, इसका मतलब रिलायंस कैसी ऑर्गेनाइजेशन है, फाइनेंशियली साउंड। तो ये रिलायंस की क्या है बेटा, स्ट्रेंथ है। क्वेश्चन पे फोकस करो। स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, पहला पॉइंट, स्ट्रेंथ इंटरनल होती है एक्सटर्नल। इंटरनल की जगह वर्ड क्या लिखा है यहां पे, इनहेरेंट। और वो चीज जो आपकी इनहेरेंट कैपेबिलिटी है वो क्या बन जाती है, स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं आपसे बोल रहा हूं मेरे बिजनेस के अंदर बहुत अच्छे एम्प्लॉइज हैं, तो ये बेटा क्या बन गई, मेरी स्ट्रेंथ बन गई। तो याद रखना क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा एक स्टेटमेंट देंगे, ठीक है, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो पूछेगा ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है या थ्रेट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये जो स्टेटमेंट बोल रहा है ये इनहेरेंट है या इनहेरेंट नहीं है। अगर इनहेरेंट है तो या तो वो क्या बनेगा, स्ट्रेंथ, या वो क्या बनेगा, वीकनेस। तो क्वेश्चन के अंदर आप सुनो, स्ट्रेंथ का मतलब होता है इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ बिजनेस। दो एग्जांपल दिए, मैं आपको बोल रहा हूं मेरे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब ये मेरे बिजनेस की क्या बन गई, स्ट्रेंथ। मेरा बिजनेस दैट इज मेरे पास फंड्स की शॉर्टेज नहीं है, तो ये क्या बन गई, स्ट्रेंथ। मेरे बिजनेस के अंदर जितने भी एम्प्लॉइज हैं वो सारे स्किल्ड एम्प्लॉय हैं, स्किल्ड मतलब सबके पास बहुत अच्छी नॉलेज है, तो ये क्या बन गई, मेरी स्ट्रेंथ। क्लियर है। अब वीकनेस की बात करते हैं। सर वीकनेस भी इंटरनल होती है, इंटरनल की जगह वर्ड क्या लिखेंगे, इनहेरेंट। लेकिन सर इनहेरेंट क्या, सर इनहेरेंट लिमिटेशन, वापस सुन लो, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ बिजनेस, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ बिजनेस इज नोन एज व्हाट, वीकनेस। अब इसका अपोजिट करता हूं, मैं बोलता हूं मेरी जो टेक्नोलॉजी है बिल्कुल बेकार है, इसका मतलब मेरे बिजनेस के अंदर जो मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं वो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, तो ये मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस, वीकनेस। मेरे बिजनेस के अंदर मेरा फाइनेंशियली साउंड नहीं हूं, तो ये क्या बन गई, वीकनेस। मेरे एम्प्लॉइज उतने स्किल्ड नहीं हैं, ये क्या बन गई, वीकनेस। अब थोड़ा सोच के देखो, हर जगह मैं यूज कर रहा हूं अपना बिजनेस, हर जगह स्टेटमेंट में क्या बोल रहा हूं, मेरा बिजनेस। इसका मतलब ये दोनों क्या होती हैं, इनहेरेंट। एक होती है इनहेरेंट कैपेबिलिटी और एक होती है इनहेरेंट लिमिटेशन। यहां तक क्लियर है। अब इसी के साथ साथ अगले दो चीजें भी बोली हैं। सर अगली दो चीजें क्या बोली हैं, वन इज अपॉर्चुनिटी एंड वन इज थ्रेट। अगर मैं बात करूं, वन इज अपॉर्चुनिटी एंड वन इज थ्रेट। अब बस मुझे ये सोच के बताओ, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट इंटरनल होते हैं या एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो यहां पे इनहेरेंट वर्ड नहीं आएगा। यहां पे इनहेरेंट वर्ड क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये दोनों कौन से एनवायरमेंट का पार्ट है, एक्सटर्नल। अब सुनो सर, अपॉर्चुनिटी क्या होती है, अपॉर्चुनिटी होती है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल फेवरेबल, ध्यान से सुनना, एक्सटर्नल फेवरेबल मार्केट कंडीशन। मैंने आपको क्या बोला, एक्सटर्नल फेवरेबल मार्केट कंडीशन मींस मार्केट में एक ऐसी कंडीशन
मार्केट में एक ऐसी कंडीशन, मार्केट में एक ऐसा इवेंट जो मेरे बिजनेस के लिए क्या है, फेवर में है। इसका मतलब मार्केट में एक ऐसा कंडीशन या मार्केट में एक ऐसा इवेंट जो मेरे बिजनेस के फेवर में है, तो ये क्या बनेगा मेरे लिए, अपॉर्चुनिटी। सर क्या मतलब हुआ, मुझे एक एग्जांपल से समझाता हूं। मुझे एक बस इतना सोच के बताओ, तुम्हारा बिजनेस है, ठीक है, और तुम्हारा जो बिजनेस है, तुम बनाते हो कुछ प्रोडक्ट्स, और जो प्रोडक्ट तुम्हारा बिजनेस बनाता है, मार्केट में उसकी क्या बढ़ रही है, डिमांड। सोच के देखो, डिमांड इंटरनल है एक्सटर्नल, डिमांड इंटरनल है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। अब जब डिमांड बढ़ेगी तो ये जो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है, ये तुम्हारे बिजनेस के फेवर में है या फेवर में नहीं है? क्यों? डिमांड बढ़ेगी तो तुम्हारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकेगा, मींस तुम्हारी क्या बढ़ेगी, सेल। तुम्हारी सेल बढ़ेगी तो तुम्हारे को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसा कोई भी इवेंट जो आपके बिजनेस के फेवर में होता है, ये क्या बन जाता है, अपॉर्चुनिटी। इसलिए अपॉर्चुनिटी की डेफिनेशन पढ़ना, क्या लिखी है मैंने, ऐसा मार्केट में कोई कंडीशन या मार्केट में कोई भी ऐसा इवेंट जो आपके बिजनेस के क्या है, फेवर में, उसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी। इसका अपोजिट क्या बन जाता है, थ्रेट। थ्रेट भी एक्सटर्नल होता है, लेकिन यहां पे क्या वर्ड आएगा, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल अनफेवरेबल। ध्यान से सुनो, एक्सटर्नल अनफेवरेबल मार्केट कंडीशन, मींस मार्केट में एक ऐसी कंडीशन जो आपके बिजनेस के फेवर में नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, थ्रेट। इसका एक एग्जांपल लूं, मुझे बस इतना सोच के बताओ एग्जांपल। मार्केट में, सुनना जरा, मार्केट में तुम्हारा कोई नया क्या आ गया, मार्केट में तुम्हारा नया कौन आ गया, एक कॉम्पिटिटर। मुझे बताओ, मार्केट में मेरा कोई नया कॉम्पिटिटर आएगा तो ये जो नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया, ये मुझे नुकसान पहुंचा सकता है, यस या नो? अगर मार्केट में कोई नया कॉम्पिटिटर आता है तो क्या ये मेरे बिजनेस के फेवर में है या फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल है? तो मुझे बताओ, ये मेरे लिए क्या बन गया बेटा, ये मेरे लिए बन गया थ्रेट। तो सोच के देखो, तुमने चार चीजें पढ़ी, वन इज स्ट्रेंथ, वन इज वीकनेस, वन इज अपॉर्चुनिटी, वन इज थ्रेट। चारों को तुमने अलग अलग क्या करा, आइडेंटिफाई करा। चारों को अलग अलग आइडेंटिफाई करने के बाद तुमने कौन सा एनालिसिस परफॉर्म कर दिया, स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद तुमने क्या लेना है, कोई भी बिजनेस रिलेटेड क्या लेना है, डिसीजन। आई होप क्लियर है। तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताना स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी या थ्रेट। क्वेश्चन सुन के मैं बोल रहा हूं, मेरा कॉम्पिटिटर, वर्ड पे फोकस करना, मेरा कॉम्पिटिटर फाइनेंशियली साउंड है, ये क्या है, एक मिनट, मैं बोल रहा हूं मेरा कॉम्पिटिटर फाइनेंशियली साउंड है, वो फाइनेंशियली साउंड है, तो ये मेरे लिए क्या है, थ्रेट है, पक्का? क्यों? पहली बात तो कॉम्पिटिटर वर्ड, तो कॉम्पिटिटर होते ही वो एक्सटर्नल हुआ, और मेरा कॉम्पिटिटर अगर फाइनेंशियली साउंड है तो मुझे क्या पहुंचा सकता है, नुकसान। ये मेरे फेवर में है या फेवर में नहीं है, नहीं है, तो ये क्या बना, थ्रेट। अब सेकंड पॉइंट, मैं बोल रहा हूं मैं फाइनेंशियली साउंड हूं, ये स्ट्रेंथ है, मैं फाइनेंशियली साउंड नहीं हूं, वीकनेस। अब एक एग्जांपल, मार्केट में सुन लो, मार्केट में गवर्नमेंट ने, दैट इज मार्केट में गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च करी जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो रहा है, अपॉर्चुनिटी। दूसरी पॉइंट, मार्केट में एक मेरा कॉम्पिटिटर था, उस कॉम्पिटिटर ने प्राइस कम कर दिए, ये क्या बना, मेरे लिए क्या बना, थ्रेट। कॉम्पिटिटर बोल रहा हूं, कॉम्पिटिटर प्राइस कम करेगा तो मुझे क्या पहुंचेगा, नुकसान। जो चीज मैं बनाता हूं, इसका मतलब या तो मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं या मैं कोई सर्विसेज प्रोवाइड कराता हूं, जो चीज मैं प्रोवाइड कराता हूं कस्टमर को, उसकी डिमांड कम हो रही है, ये मेरे लिए क्या है यार, ये बनाता हूं स्टाइलस, जो चीज मेरी कंपनी बनाती है उसकी मार्केट में क्या कम हो रही है, डिमांड, तो ये मेरे लिए क्या बना, थ्रेट। क्यों? जो चीज मैं बनाता हूं उसकी मार्केट में क्या कम हो रही है,
डिमांड। डिमांड इज इंटरनल और एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। और वो मुझे क्या पहुंचा रहा है? नुकसान। तो मेरे लिए क्या बन गया? थ्रेट। जो चीज मैं बनाता हूं उसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, ये क्या बना? अपॉर्चुनिटी। आई होप क्लियर हो गया तुम्हें। तो चार चीजें तुमने पढ़ी हैं और इन चारों को ही तुम्हें अलग अलग डिफाइन करना है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पॉइंट से, दैट इज नेक्स्ट लाइन से लिखो, नेक्स्ट लाइन से लिखो, SWOT स्टैंड्स फॉर, SWOT स्टैंड्स फॉर, SWOT स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, कॉमा वीकनेस, कॉमा अपॉर्चुनिटी। SWOT stands for strength, comma weakness, comma opportunity and threat. SWOT stands for strength, comma weakness, comma opportunity and threat. Full stop. नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, नेक्स्ट पॉइंट से, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखना है? अब मुझे बताओ SWOT एनालिसिस क्यों परफॉर्म करते हैं? तो नेक्स्ट पॉइंट से लिखो, नेक्स्ट पॉइंट से, टू टेक एनी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, टू टेक एनी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, टू टेक एनी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन, organization have to evaluate, to take any business related decision, organization have to evaluate internal as well as external, have to evaluate internal as well as external environment, internal as well as external environment, which includes strength, दोबारा लिखना पड़ेगा, which includes strength, weakness, opportunities and threats, which includes strength, weakness, opportunities and threats. Full stop. Continuation में all these factors मतलब ये सारी चीजें जो strength, weakness, opportunities, threat, all these factors combined together, all these factors combined together to form SWOT analysis. All these factors combined together to form SWOT analysis. लाइन समझ आ गई? कोई भी बिजनेस रिलेटेड डिसीजन लेने से के टाइम पे तुम्हें कितने एनवायरमेंट चेक करने पड़ेंगे? वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल में कितनी चीजें? स्ट्रेंथ, वीकनेस। एक्सटर्नल में कितनी चीजें? अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। चारों को कंबाइन करके क्या बना? SWOT एनालिसिस। क्लियर है यहां तक? अब एक एक करके स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट लाइन से सीधा हेडिंग डाल लो, स्ट्रेंथ का मतलब क्या? दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ एक एक लाइन की डेफिनेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, डैश डाल के लिखो। स्ट्रेंथ मीन्स इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। Strength means inherent capability of an organization. Strength means inherent capability of an organization. For example, my organization, अपनी organization के point of view से example लिख रहे हो, my organization is financially sound. My organization is financially sound. एक एग्जाम्पल और लिख लो, कॉमा, एक एग्जाम्पल और लिखवा रहा हूं। नेक्स्ट, मैन पावर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन। मैन पावर मतलब जितने भी एम्प्लॉयज हैं। मैन पावर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी स्किल्ड
एक्सेट्रा। लाइन समझ आ गई? एग्जाम्पल क्लियर है दोनों? बोलो, अंडरलाइन कर लो इसमें एक कीवर्ड, इनहेरेंट कैपेबिलिटी। दैट इज अ कीवर्ड, याद रखना। स्ट्रेंथ इनहेरेंट होता है, वीकनेस इनहेरेंट होता है, लेकिन स्ट्रेंथ क्या होता है? कैपेबिलिटी। वीकनेस क्या होता है? लिमिटेशन। क्लियर है? नेक्स्ट लिखो, स्ट्रेंथ के बाद वीकनेस, स्ट्रेंथ के बाद नेक्स्ट लिखो वीकनेस, डैश जाके लिखो वीकनेस मीन्स इनहेरेंट लिमिटेशन। वीकनेस मीन्स इनहेरेंट लिमिटेशन of an organization. Weakness means inherent limitation of an organization. For example, क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें वीकनेस में? अगर मैं इसी एग्जाम्पल को अपोजिट कर दूं तो वो क्या बन गई? अगर मैं बोलूं माई ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाइनेंशियली साउंड, तो ये क्या बन गई? वीकनेस। मैन पावर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी पुअर, क्या बन गई है? वीकनेस। तो लिखो एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, माई ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाइनेंशियली साउंड। माई ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट फाइनेंशियली साउंड, कॉमा, मैन पावर ऑफ माई ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी पुअर। स्किल्ड नहीं है, पुअर है। पुअर का मतलब उतनी नॉलेज नहीं है मेरे एम्प्लॉयज को जितनी होनी चाहिए। तो ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की क्या बन गई बेटा? वीकनेस। अंडरलाइन कर लो यहां पे एक वर्ड को, इनहेरेंट लिमिटेशन। इनहेरेंट लिमिटेशन। नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी इंटरनल होगी एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। तो यहां पे वर्ड पे फोकस कर लेना। मैं क्या लिखवाऊंगा? इनहेरेंट नहीं लिखवाऊंगा, क्या लिखवाऊंगा? एक्सटर्नल। और मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन या मार्केट में कोई ऐसा इवेंट जो मेरे बिजनेस के फेवर में है, वो बन गया मेरे लिए क्या? अपॉर्चुनिटी। मार्केट में कोई ऐसी कंडीशन या मार्केट में कोई ऐसा इवेंट जो मेरे बिजनेस के फेवर में नहीं है, अनफेवर में है, तो वो क्या बन जाएगा? थ्रेट। तो लिखो अपॉर्चुनिटी मीन्स अनफेवरेबल। पहले लिखवा रहा हूं वर्ड अनफेवरेबल। अपॉर्चुनिटी मींस अनफेवरेबल एक्सटर्नल, सॉरी अनफेवरेबल कह रहा हूं, फेवरेबल एक्सटर्नल। दैट इज अपॉर्चुनिटी मींस फेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन और इवेंट। अपॉर्चुनिटी मींस फेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन और इवेंट। यहां पे अंडरलाइन कर लो फेवरेबल और अंडरलाइन कर लो एक्सटर्नल। एग्जाम्पल क्या लिखोगे इसके अंदर? क्या लिख सकते हो अपॉर्चुनिटी का एग्जाम्पल? कोई भी एक एग्जाम्पल। क्या बढ़ रही है? डिमांड। किस चीज की? जो प्रोडक्ट मेरी कंपनी बनाती है उसकी क्या बढ़ रही है? डिमांड। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्रीजेज। डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज इंक्रीजेज मींस जो प्रोडक्ट या जो सर्विसेज मेरी कंपनी बनाती है या प्रोवाइड कराती है उसकी क्या बढ़ रही है? डिमांड। नेक्स्ट लास्ट वन इज थ्रेट। थ्रेट क्या होगा? फेवर अनफेवर। तो लिखो थ्रेट का मतलब, थ्रेट इज अनफेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। थ्रेट इज अनफेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन और इवेंट। थ्रेट इज अनफेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन और इवेंट। अंडरलाइन कर लेना यहां पे अनफेवरेबल, अनफेवरेबल एक्सटर्नल वर्ड को। अब बस मुझे इसका एग्जाम्पल बताओ, दो एग्जाम्पल। क्या लिख सकते हो एग्जाम्पल में? या तो मार्केट में मेरा कौन आ गया? कॉम्पिटिटर आ गया, या मार्केट में जो चीज मैं बनाता हूं उसकी क्या कम हो रही है? डिमांड। तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, न्यू कॉम्पिटिटर
फॉर एग्जाम्पल न्यू कॉम्पिटिटर एमर्ज, एमर्ज मतलब मार्केट में एक नया कॉम्पिटिटर आ गया, न्यू कॉम्पिटिटर एमर्ज। और अनदर एग्जाम्पल कॉमा लगा के लिख सकते हो, और डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज ग्रेजुअली डिक्रीजेस, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज ग्रेजुअली डिक्रीजेस। इसका मतलब जो प्रोडक्ट और सर्विसेज मेरी कंपनी प्रोवाइड कराती थी उसकी डिमांड मार्केट में क्या हो रही है, कम। तो सोचो डिमांड कम हो रही है तो मुझे क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस, लॉस। लॉस होगा तो वो चीज मेरे लिए फेवर में है अनफेवर में, अनफेवर। यहां तक क्लियर है। अब दिस इज व्हाट योर स्वॉट एनालिसिस। इसके बाद तुम्हें बनाना है एक डायग्राम। तुमने बनाया नहीं बनाया, अगर बना लिया तो अच्छी बात है। तुम्हें डायग्राम बना के आना है एग्जाम में अगर स्वॉट एनालिसिस आता है। सर स्वॉट एनालिसिस में तुम बनाओगे 2x2 की एक मैट्रिक्स, इसको बोलते हैं 2x2 की मैट्रिक्स। एक पहले वाले क्वाड्रेंट में, इसका मतलब पहले वाले स्क्वायर में आपको क्या लिखना है, स्ट्रेंथ, ठीक है, और यहां पे लिखने हैं स्ट्रेंथ के क्या, एग्जाम्पल। दूसरे वाले स्क्वायर में आपको क्या लिखना है, वीकनेस, और वीकनेस में तुम्हें यहां क्या लिखना है, एग्जाम्पल। और इधर वाली जगह पे दैट इज इस एक्सिस में तुम्हें क्या लिखना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस कैसा एनवायरमेंट होते हैं, इंटरनल। तो यहां लिखना है इंटरनल एनवायरमेंट। अब थर्ड वाले स्क्वायर में क्वाड्रेंट में तुम्हें क्या लिखना है, अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटी का कोई भी एक क्या लिखोगे, एग्जाम्पल। फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में तुम क्या लिखोगे, थ्रेट, और थ्रेट का कोई भी एग्जाम्पल। और अपॉर्चुनिटी और थ्रेट कौन से एनवायरमेंट में होते हैं, एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो यहां लिखोगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो याद रखना अगर तुम एग्जाम के अंदर तुमसे पूछता है स्वॉट एनालिसिस, तो स्वॉट एनालिसिस का डायग्राम बना के आएंगे, और डायग्राम में स्ट्रेंथ एग्जाम्पल, वीकनेस एग्जाम्पल, अपॉर्चुनिटी एग्जाम्पल, थ्रेट एग्जाम्पल। स्ट्रेंथ और वीकनेस होते हैं इंटरनल एनवायरमेंट, तो इधर लिखोगे इंटरनल एनवायरमेंट। अपॉर्चुनिटी और थ्रेट होते हैं एक्सटर्नल एनवायरमेंट, तो इधर लिखोगे एक्सटर्नल एनवायरमेंट। याद रखना एग्जाम्पल तुम्हें मैंने जो लिखवाए हैं कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, और अपना भी कोई एग्जाम्पल अगर आप बनाते हैं तो आप अपना भी एग्जाम्पल बना सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो एग्जाम्पल बेटा मैंने बताए हैं वो एग्जाम्पल लिखने हैं। जस्ट आपके कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर होने चाहिए। तो 2x2 की एक मैट्रिक्स बनेगी, याद रखना इस मैट्रिक्स को बना के जरूर आना है एग्जाम में अगर स्वॉट एनालिसिस आता है। अब फाइनली एक चीज पे आ रहा हूं, स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद, सुन लो, स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करने के बाद तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या पता चल गई, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी क्या वीकनेस, और क्या पता चली, मार्केट में अपॉर्चुनिटी, और मार्केट के क्या पता चले, थ्रेट। अब बस मुझे बताओ इस एनालिसिस को परफॉर्म करने के बाद डिसीजन कैसे लेगी कंपनी। थॉट लगाओ, थॉट, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचो। तुम्हें चार चीजें पता चल गई, चार चीजें क्या, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेंथ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्या वीकनेस, मार्केट में अपॉर्चुनिटी और मार्केट के थ्रेट, चार चीजें पता चल गई। अब डिसीजन कैसे लेती है ऑर्गेनाइजेशन, सुनो, तुम्हारे को इसी चारों को यूज करके डिसीजन कैसे लेना है, सुनो जरा। सबसे पहला पॉइंट पहले समझ लेना, उसके बाद नोट कराऊंगा। मुझे बताओ तुम स्ट्रेंथ का क्या करोगे, तुम स्ट्रेंथ का क्या करोगे, तुम स्ट्रेंथ को यूज करके, ध्यान से सुनो, तुम स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी को क्या करोगे, अपॉर्चुनिटी को करोगे बेटा ग्रैब। एक बार बताओ तुम्हें क्या पता है, तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके मार्केट में जो अपॉर्चुनिटी है उसको ग्रैब नहीं कर सकते। एक बात सोच के देखो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से, बस एक कंपनी का नाम लो, रिलायंस। मुझे कोई भी ये बता दो रिलायंस की स्ट्रेंथ क्या है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है रिलायंस कैसी कंपनी है, रिलायंस को किस चीज की प्रॉब्लम नहीं है, फंड्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये मानते हो। तो रिलायंस कैसी कंपनी हुई, फाइनेंशियली साउंड। तो फाइनेंशियली साउंड जो कंपनी है रिलायंस, ये फाइनेंस रिलायंस का क्या है, स्ट्रेंथ। अब ध्यान से सुनना, मार्केट में एक प्रोजेक्ट
मार्केट में एक प्रोजेक्ट आया, मार्केट में क्या आया, प्रोजेक्ट आया, इस प्रोजेक्ट को रिलायंस आसानी से ग्रैब कर सकता है, हां या ना? क्यों? क्यों? क्योंकि उसके पास क्या है, पैसे की कमी नहीं है। मुझे बताओ, इस प्रोजेक्ट के अंदर करोड़ों रुपया लगना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रोजेक्ट में मैं करोड़ों रुपया लगा सकता हूं क्योंकि मेरे पास किस चीज की कमी नहीं है, फंड्स की। देखना पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है, स्ट्रेंथ को यूज करके कंपनीज क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती हैं। तुम्हें पता चल गई तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हें पता चल गई क्या, अपॉर्चुनिटी, तो तुम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपॉर्चुनिटी को क्या कर सकते हो, ग्रैब। पहला पॉइंट क्लियर सबको? सेकंड पॉइंट सुन लो, अभी समझा लिखवाऊंगा। सेकंड पॉइंट, एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, तुम स्ट्रेंथ को यूज करके, तुम स्ट्रेंथ को यूज करके क्या अपनी वीकनेस को, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या अपनी वीकनेस को कम नहीं कर सकते? मैं क्या बोल रहा हूं, देखो सबसे पहला पॉइंट, वीकनेस 100% खत्म नहीं हो सकती, तो मैंने हमेशा वीकनेस के आगे वर्ड क्या लिखा है, मिनिमाइज, वीकनेस के आगे रिमूव वर्ड नहीं लिखा। तुम क्या करो, तुम स्ट्रेंथ को यूज करो और अपनी वीकनेस को क्या कर सकते हो, स्ट्रेंथ को यूज करके दो चीज कर सकते हो स्ट्रेंथ के थ्रू, अपॉर्चुनिटी को क्या और वीकनेस को क्या, मिनिमाइज। सर क्या मतलब? सुनो, रिलायंस की स्ट्रेंथ क्या है, अरे बताओ, बोलते क्यों नहीं हो? रिलायंस की स्ट्रेंथ क्या है, फाइनेंशियली साउंड। अब मैं रिलायंस की वीकनेस पूछता हूं, एक वीकनेस बता देता हूं मैं तुम्हारे को एग्जांपल से। रिलायंस के जो एम्प्लॉइज हैं, रिलायंस के जो एम्प्लॉइज हैं उनके पास क्या नहीं है, नॉलेज नहीं है। इसका मतलब जो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज को आनी चाहिए वो टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज को नहीं आती, इसका मतलब उसके एम्प्लॉइज कैसे नहीं हैं, स्किल्ड नहीं है। अब देखना, क्या रिलायंस ये नहीं कर सकता, अपने एम्प्लॉइज की नॉलेज को इंक्रीज नहीं करा सकता? कैसे? क्या रिलायंस कंपनी अपने एम्प्लॉइज को क्या ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड करा सकता? इसका मतलब रिलायंस के पास किस चीज की कमी नहीं है? अपने पैसे को यूज करके रिलायंस अपने एम्प्लॉइज को क्या दिलवा सकता है, जिससे उनकी स्किल्ड क्या हो जाएंगी, डेवलप हो जाएंगी, तो इसकी वजह से वो अपनी वीकनेस को क्या कर सकता है, मिनिमाइज। यही तो करती है कंपनी। मुझे एक बात बताओ, कोई नया प्रोजेक्ट आता है मार्केट में, उस प्रोजेक्ट को 4-5 कंपनी क्या कर लेती हैं, ग्रैब। क्यों? उन कंपनी की क्या है, स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को यूज करके कंपनी क्या करती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब। दूसरा, तुम्हारे स्ट्रेंथ है, तुम अपनी स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी वीकनेस को मिनिमाइज नहीं कर सकते, हां या ना? जैसे रिलायंस करता है, पैसे की कमी नहीं है भैया, एम्प्लॉय को नॉलेज नहीं है, कोई बात नहीं, लेटेस्ट चीजें सिखाओ एम्प्लॉयज को, पैसा मैं खर्च कर रहा हूं। इसका मतलब मैं स्ट्रेंथ को यूज करके अपनी वीकनेस को क्या कर रहा हूं, मिनिमाइज। एक बात याद रखना, खत्म नहीं कर सकते, खत्म नहीं कर सकते, इसलिए हमेशा वर्ड क्या लिखेंगे, मिनिमाइज। लास्ट पॉइंट और है, खत्म। मुझे बताओ, जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या हो गई, मिनिमाइज, जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस क्या हो गई, मिनिमाइज, तो तुम क्या कर सकते हो, तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हो, किससे, थ्रेट से। मुझे एक बात बताओ, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की, एक मिनट, तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी वीकनेस क्या थी, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज क्या नहीं थे, स्किल्ड नहीं थे। अब मुझे बताओ, ये तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस थी और इसका फायदा कौन उठा रहा था, इसका फायदा कौन उठा रहा था, तुम्हारा कॉम्पिटिटर उठा रहा था, हां या ना? अब तुमने अपने एम्प्लॉइज की स्किल्ड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब मुझे बताओ, तुमने अपने एम्प्लॉइज की स्किल इंक्रीज करी तो क्या कम करी, वीकनेस क्या हो गई, मिनिमाइज, जिससे तुम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को किससे बचा पा रहे हो, किससे बचा पा रहे हो, कॉम्पिटिटर से। इसका मतलब कॉम्पिटिटर क्या था, थ्रेट। यही तो करती है कंपनी। मुझे एक बात सोच के बताओ, मैं तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन की अगर वीकनेस पता कर लूं तो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता हूं, हां या ना? तुमने अपनी वीकनेस क्या कर ली, मिनिमाइज, तो मैं तुम्हें नुकसान ही नहीं पहुंचा पा रहा। इसका मतलब तुमने मुझसे अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा लिया। कैसे बचा लिया, अपनी वीकनेस को मिनिमाइज करके। 3 काम हुए। पहला काम, स्ट्रेंथ को यूज करके ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती है। और सेकंड पॉइंट,
वीकनेस को मिनिमाइज करती है। और वीकनेस को मिनिमाइज करने से क्या होता है, हम कोप अप कर सकते हैं किससे, थ्रेट से। 3 पॉइंट नोट डाल के लिख लो, कहीं पे भी तुम्हारी बुक्स में नहीं लिखे। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इस कॉन्सेप्ट पे ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं जो समझ से बाहर हैं। नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो, नोट डाल के पहला पॉइंट लिखो, ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ड है, ऑर्गेनाइजेशन यूजेस स्ट्रेंथ, ऑर्गेनाइजेशन यूजेस स्ट्रेंथ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटी, और अपॉर्चुनिटीज कुछ भी कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन यूजेस स्ट्रेंथ टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रेंथ का यूज करके क्या करेंगे, वीकनेस को मिनिमाइज। तो सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशन यूजेस स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज वीकनेस, वीकनेसेस कर देना। ऑर्गेनाइजेशन यूजेस स्ट्रेंथ टू मिनिमाइज वीकनेसेस। एंड थर्ड, वीकनेस जब क्या हो गई, मिनिमाइज, तो किससे बचा लिया तुमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, थ्रेट। थर्ड लिखो, बाय मिनिमाइजिंग वीकनेस, बाय मिनिमाइजिंग वीकनेस ऑर्गेनाइजेशन कोप अप। कोप अप का मतलब क्या होता है बेटा, बचाना। ऑर्गेनाइजेशन कोप अप फ्रॉम, सुन लो वर्ड पे, फ्रॉम न्यू और emerging threat. By minimizing weakness, organization cope up from new or emerging threats. बेटा न्यू का मतलब कोई नया थ्रेट मार्केट में आ रहा है तो उस थ्रेट से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हो, या कोई एग्जिस्टिंग कौन है थ्रेट, उस एग्जिस्टिंग थ्रेट से भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को तुम बचा सकते हो। कैसे, तुमने अपनी वीकनेस को क्या कर लिया, मिनिमाइज। आई होप क्लियर है सबको स्वॉट एनालिसिस। तो वापस आ रहा हूं, स्वॉट एनालिसिस को परफॉर्म क्यों किया जाता है, तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं। डिसीजन लेना, सर स्वॉट एनालिसिस परफॉर्म करते टाइम कितने एनवायरनमेंट को चेक करते हैं, वन इज इंटरनल, वन इज एक्सटर्नल। इंटरनल को चेक करते हैं तो कितने पॉइंट्स आते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस। एक्सटर्नल को चेक करते हैं 2 पॉइंट्स आते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट। स्ट्रेंथ क्या होती है, इनहेरेंट व्हाट, कैपेबिलिटी। वीकनेस क्या होती है, इनहेरेंट लिमिटेशन। अपॉर्चुनिटी क्या होती है, फेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। थ्रेट क्या होता है, अनफेवरेबल एक्सटर्नल मार्केट कंडीशन। सर स्ट्रेंथ को यूज करके कंपनीज क्या करती हैं, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करती हैं, वीकनेस को मिनिमाइज करती हैं। वीकनेस मिनिमाइज होने से क्या फायदा है, कोप अप कर सकते हैं किससे, कोई भी एग्जिस्टिंग थ्रेट से या कोई नए थ्रेट से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बचा सकते हो। आई होप क्लियर है। दिस इज व्हाट स्वॉट एनालिसिस इज ऑल अबाउट। क्लियर। आज के लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं, इससे आगे का करेंगे नेक्स्ट सेशन में। इससे आगे पढ़ेंगे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बेनिफिट्स और लिमिटेशन। बेनिफिट्स और लिमिटेशंस के अंदर तुम्हारा एनवायरनमेंट वर्ड भी आएगा, अपॉर्चुनिटी वर्ड भी आएगा। इसी वजह से मुझे ये सारी चीजें तुम्हें एक्सप्लेन करनी पड़ी। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में।